मेरी आवाज सुनाई पड़ती है? ठीक। तो बाबा साहब ने सोचा कि इसी व्यवस्था को, आ रही सर, आ रही आवाज। ये जो अमानवीय सिस्टम है, ये इसको मैं तोड़ के रखूंगा। अभी जो बाबा साहब के साथ में जो घटना घटी, ये 2 मिनट इसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेंगे कि तथागत बुद्ध का जो दीर्घ निकाय है सुत्त पिटक में, दीर्घ निकाय 27 जो अगन्यानंद सुत्त है, इसमें भी एक ऐसी तथागत गौतम बुद्ध एक इंसिडेंट बताते हैं, एक बात करते हैं 2 भिक्षु से। वो जो 2 भिक्षु थे ब्राह्मण, वशिष्ठ और दूसरे भिक्षु थे, तो उसको बात करते हैं कि आप ब्राह्मण से संघ में आए हैं, तो आपको ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं? तो जो वशिष्ठ बताते हैं कि हमारा काफी इंसल्ट करते हैं, बोलते हैं कि आप नीचे की जाति में आप कन्वर्ट हो गए हैं। जो बुद्ध भिक्षु बने थे वो ब्राह्मण समझते थे कि नीचे के वर्ग में ट्रांसफर हो गए हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध समझाते हैं, ये बहुत बड़ा सूत्र है मगर छोटी सी बात करेंगे इसमें, कि ब्राह्मण बोलते हैं कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आप ब्रह्मा के मुख से कैसे पैदा हुए हैं। आपकी स्त्री होती है, वो भी रजस्वला होती है, वो भी गर्भवती होती है, वो भी पुत्र को जन्म देती है, वो भी दूध पिलाती है, तो ब्रह्मा का मुख कैसे आया? तो ये ऊंच नीच का जो भेदभाव वाली जो नीति थी उस समय पर, तथागत बुद्ध ने ये सूत्र में काफी गहराई से एक्सप्लेन किया है। और तथागत बुद्ध समझाते हैं दोनों ब्राह्मण को, एक्चुअली भिक्षु बने थे मगर वो ट्रेनिंग में थे, एक सच जिसको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। प्रोबेशन पीरियड वर्ल्ड में उसी समय शुरू हुआ था तथागत गौतम बुद्ध के समय में से, और ये सूत्र में इसके एविडेंस भी है। तो तथागत गौतम बुद्ध बताते हैं कि जन्म से आदमी इंसान में बड़ा नहीं होता है या छोटा नहीं होता है, मगर इसके जो कर्म जो होता है, इसकी जो मोरालिटी होती है, इसकी जो नैतिकता होती है, उसी से उसका कर्म डिफाइन होता है और उसी से बड़ा होता है। तो बाबा साहब ने जो वट वृक्ष के नीचे जो संबोधि प्राप्त की, उसी चीज को तथागत गौतम बुद्ध ने उसी समय में थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अभी बाबा साहब बड़ौदा तो छोड़ा, अभी संकल्प भी ले लिया। अभी संकल्प लेके बाबा साहब ने ये संकल्प को कैसे आत्मसात किया और कैसे रियलाइज किया, वो समझना जरूरी है। तो थोड़ी घटना पर थोड़ी नजर करते हैं, ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि एक एक बताने जाएगा तो और 2-3 घंटा निकल जाएंगे। साउथ बोरो कमेटी से मुलाकात हुई 1918-19 में, वो भी इसके रिलेटेड थी कि इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड सिस्टम जो है, इसके बारे में वो कमेटी से बात किया। दूसरा बात की सबसे इंपॉर्टेंट है महार का चौधार लेक का एजुकेशन। विश्व की एक ही इकलौती घटना है कि इंसान को पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़े या एजुकेशन करना पड़े। बाबा साहब बताते हैं कि मेरे को ये आंदोलन पानी पीने का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन मेरा अधिकार का आंदोलन है। और विश्व को बता दिया कि ये अछूत लोग को, ये पीड़ित लोगों को, अनटचेबल को आप कितने हद तक पीड़ित करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था मनुस्मृति का दहन। खुले आम उस समय में आप कल्पना कीजिए, इतना ब्राह्मणिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग था उसी समय में बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया। बहुत बड़ी घटना है। साइमन कमीशन जब आया तो बाबा साहब ने अनटचेबल लोगों का जो राइट है और इसका जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, वो 1928 में साइमन कमीशन को बाबा साहब ने पर्सनली और अपनी टीम के साथ में वो आत्मसात करा के उसको एक्सप्लेन किया और अपना अधिकार की बात की। इसके बाद आता है 31-32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये पूरी दुनिया को पता है कि बाबा साहब ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो पीड़ितों का, अनटचेबल लोगों का जो बात की है, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ
प्रवचन में या एनालिसिस में वो गिनी जाती है। उस समय सेकंड राउंड टेबल में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव भी थे उधर, क्योंकि जो स्टेट प्रिंसली स्टेट थी, जो रजवाड़ी स्टेट थे, तो ब्रिटिश सरकार भी राजाओं को भी बुलाते थे। तो जब बाबा साहब ने प्रवचन किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, महाराजा उधर थे, प्रेजेंस थे, तो पता चला कि यही स्टूडेंट जो है, मैंने उसको स्कॉलरशिप दी थी और उसी ने मेरी नौकरी छोड़ी थी बड़ौदा से। उसी शाम को बाबा साहब के सम्मान में शाम को डिनर का पार्टी का अरेंजमेंट लंदन में सयाजीराव गायकवाड़ करते हैं। बहुत बड़ी घटना है। तो ये जो गोलमेज परिषद थी, उसी में बाबा साहब अछूतों के अधिकार की लड़ाई उसी समय लड़ते हैं और बताते हैं। इसके बाद का इंसिडेंट तो हम सबको पता है, गांधी जी के साथ में जो गांधी जी ने अनशन किया मरने के लिए और जो पुनः पैक किया, माननीय मनवीर जी ने काफी अच्छा बताया है, इसमें बात नहीं करेगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट आता है भारत का संविधान। और भारत का संविधान में इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबा साहब को संविधान सभा में कौन सी परिस्थिति में उसको एंट्री मिलती है और कौन सी सिचुएशन में संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं। यह घटना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। लेट अस सी। मगर संविधान कमेटी जो बनती है, असेंबली जो बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनती है, इसके पहले और बड़ौदा छोड़ने के बाद का जो पीरियड है, इस समय में बाबा साहब ने काफी किताबें लिखी, काफी बुक्स लिखी। इसमें पॉलिटिक्स में 11-13 बुक लिखी है, इकोनॉमिक्स में लिखी है, सोशियोलॉजी में लिखी, एंथ्रोपोलॉजी में लिखी और रिलीजन में भी लिखी। लास्ट जो बुक है बुद्ध इन हिज धम्मा, वो तो एक बहुमूल्य पुस्तक है, हम सबको पता है। मगर ये बुक्स का मैं जिक्र इसीलिए करता हूँ, ये सब बुक में जितने भी लिटरेचर लिखे हैं, जितने भी पेपर प्रेजेंटेशन बाबा साहब ने किए हैं, हर एक पेपर में बड़ौदा के घटना की संवेदना और पीड़ा की अनुभूति महसूस होती है। तो ये आप देखते हैं कि ये बुक लिखने का जो मकसद था, इसका जो इम्पोर्टेंस था, वो पूरे वर्ल्ड को बाबा साहब ने बताया। अभी बात करते हैं कि संविधान कैसे रचना हुई और बाबा साहब के एंट्री कैसे हुए। बहुत आप जब इतिहास पढ़े और बाबा साहब का जब ट्रू साइंस में उसको जब पढ़ाई करते हैं, तो पता चलता है कि बाबा साहब कितने बड़े थे, कितनी बड़ी विभूति थी, ये महसूस कर सकते हैं। देखते हैं, संविधान सभा की रचना 9 दिसंबर 1946 में हुई। थोड़ा ध्यान से ये डेट को समझना बहुत जरूरी है। 9 दिसंबर 1946, आजादी के पहले संविधान सभा की रचना हुई। अभी इसके 8 महीने की घटना को हमको समझना जरूरी है। कौन सी 8 महीने की घटना? अभी जब हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा था, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, ये सब मिलके ब्रिटिशरों को निकालने के लिए चल रहा था और ब्रिटिशरों ने मन भी मना लिया था, रेडी भी हो गए थे कि अभी ये देश छोड़ना पड़ेगा और भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो मार्च 1946 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भारत छोड़ देंगे हम, मगर भारत छोड़ेंगे तो इसके लिए कुछ प्रोविजनल गवर्नमेंट का भी प्रोविजन करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा, कुछ एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो 3 मेंबर की जो मिनिस्ट्री जो थे लंदन में, वो 3 मेंबर की टीम इंडिया आती है। इंडिया क्यों आती है? एक तो पहले एग्रीमेंट साइन करना था जो भारत स्वतंत्र होने वाला है, दूसरा था एक असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसकी संरचना करनी थी, और तीसरा जो था कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने का जो कैसे बनेगा इसके बारे में, ये 3 मुद्दे का डिस्कशन करना था। और 2 बड़ी जो पार्टी थी इंडिया में, एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उसके साथ में मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करने का, ये तीनों मिनिस्टर जो थे, इसका नाम पता है हमको, हम जब इतिहास में पढ़े हैं तो वॉवेल एंड क्रिप्स करके जो टीम कमेटी थी, हमको पता है। इसमें 3 थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे एंड अलेक्जेंडर वॉवेल थे। ये तीनों की टीम जब इंडिया आती है, और इंडिया आने के बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से और बाबा साहब से भी मिलते हैं। पहले बाबा साहब से अपॉइंटमेंट नहीं होती है, इनिशियली मार्च महीने में आती है। बाबा साहब ये टीम को पत्र व्यवहार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं
अछूतों का अधिकार के बारे में। बाबा साहब ने जो ये डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया था ये कमेटी को, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। बाबा साहब ने जो एविडेंस दिए हैं और हिंदू और ब्राह्मण सिस्टम की जो पीड़ा जो ये कमेटी को बताई है कि हजारों साल से हम गुलाम बना के रखा है और ये गुलामी से हमको छुटकारा, आप जब हिंदुस्तान को स्वतंत्र कर देंगे हमारी गुलामी मिटने वाली नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री हमारी गुलामी और मजबूत होने वाली है। तो वो जो हमारा जो पॉइंट जो था बाबा साहब ने तो लेटर के माध्यम से एक कमेटी को सबमिट किया और एक सेपरेट जो टेलीग्राम जो था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो लेस्ली करके था उसको लिखा। अभी होता क्या है, ये जो दिसंबर 1949 दिसंबर 40 इसके पहले के 8 महीने की घटना में बता रहा हूँ। अभी बाबा साहब ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया कमेटी को, इसमें बाबा साहब ने जिक्र किया, क्या जिक्र किया कि आप 200 साल से इंडिया में सत्ता पर हैं, राज कर रहे हैं, आप लोगों ने अछूतों के बारे में आज तक सोचा नहीं है, हालांकि सोचना चाहिए था। आप इतने सेंसिटिव भी नहीं हुए, आप इतना ग्रेटिट्यूड भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? बाबा साहब एविडेंस के साथ में बताते हैं कि आपको पता है कि जो आप हिंदुस्तान में आए 200 साल पहले, तब आपके जो आपने जो राज सत्ता प्राप्त की है, एम्पायरशिप आपने जो अटेंड की है, ये ओनली एंड ओनली जो अछूत जो सैनिक थे उसी के सपोर्ट से किया है। बाबा साहब 2 वॉर का जिक्र करते हैं, एक तो वो प्लासी का जो वॉर था और दूसरा किरकिरे का वॉर था। तो बाबा साहब इसमें क्लियर लिखते हैं कि अपना जो क्या नाम था उसका, क्लाइव एंड हेस्टिंग्स, ये दोनों की वजह से आप ब्रिटिश सत्ता में नहीं आए हैं, मात्र और मात्र अछूत जो सैनिक थे और इसके सपोर्ट से ही आप सत्ता पर 200 साल तक बैठे हुए हैं। तो आपका अछूतों पर काफी बहुत बड़ा एहसान है, अछूतों का आप पर बहुत बड़ा एहसान है, मगर आपने कुछ भी एक तनिक तरीका भी आपने कुछ किया नहीं है, तो आप हॉस्टाइल हुए हैं और आपने बहुत बड़ी गलती की है। और ये बाबा साहब ने बहुत कटु शब्दों में ये पूरी कमेटी को बताया। अभी बाबा साहब ने अधिकार मांगे, 3 अधिकार मांगे थे। कौन से 3 अधिकार मांगे? एक तो पहले था कि अछूतों को अनटचेबल जो है उसको सरीखा अधिकार मिलना चाहिए, जैसे हिंदू है, जैसे मुस्लिम को लिखा है, माइनॉरिटी को दिया है, इसी पैरेलल अछूतों को भी अधिकार मिलना चाहिए। और अछूत अभी आप जो बोलते हैं कि हिंदू का पार्ट है, हिंदू का पार्ट कतई नहीं है, क्योंकि हमको गुलाम बना के रखा है। दूसरा पॉइंट था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी, इसमें अछूतों को इक्वल पार्टिसिपेशन और अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा जो मांगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो कमेटी बनेगी इसमें अछूत रहेंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनेगी इसमें भी अछूतों को इसमें जगह मिलनी चाहिए और सिटीजन में। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा साहब ने ये मार्च 5 तारीख को 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की रचना भी हुई नहीं थी, ड्राफ्टिंग कमेटी का मीटिंग कमेटी भी नहीं हुई थी, उसी के समय पहले बाबा साहब ने ब्रिटिशरों को दिया। अभी ब्रिटिशर भी बहुत स्मार्ट थे, तो ब्रिटिशर के जो लॉरेंस करके जो मिनिस्टर था, बाबा साहब ने बहुत परस्यू किया, 2-3 दफा परस्यू किया, तो ब्रिटिशर ने बहुत स्मार्ट आंसर दिया। तो बाबा साहब ने लिखा कि हिंदू हमको दुश्मन समझते हैं और हमारा पहला नंबर का दुश्मन है, मुसलमान हिंदू एक दूसरे का दुश्मन है, तो आप जो है और एक मीडिएटर नहीं बन चुके हैं और आप एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, किसी को दोस्त मानते हैं। तो लॉरेंस बहुत जबर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बाबा साहब को बताते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं होता है, परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, हमारा कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, हमारा परमानेंट एक ही चीज होती है, वो भी हमारा इंटरेस्ट। जिधर हमको सत्ता मिलती है, जिधर हमारा इंटरेस्ट सेटिस्फाई होता है, वही हमारा दोस्त होता है। तो बाबा साहब को बाद में पता चला कि ये ब्रिटिशर लोग अभी अछूतों का जो राइट मांगा है इसमें ज्यादा हमको सपोर्ट करने वाले नहीं है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी बाबा साहब को जो सेपरेट लेटर लिखा था उसमें वो भी इंडिकेट किया कि आप जो मांग रहे हैं, सेपरेट जो चीज मांग रहे हैं, ये आपको
आपकी जो इंडिया में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी कांग्रेस है, और इसके साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनी है उसी में आपको डिमांड करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने बोला ये तो सब मेजोरिटी हिंदू है, हमको तो गिनने वाला ही नहीं है, हमको कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है, तो हमको कोई आशा नहीं है। तो बाबा साहब ने सोचा कि अभी ब्रिटिशरों से डिमांड करने की कोई मतलब नहीं बनती है, अभी घटना आगे चलती है। ये थोड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। दूसरा क्या हुआ, उसी टाइम पर जो संविधान सभा बनी और ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 में बनी, दिसंबर 1947 के 8 महीने के बाद, 8 महीने पहले ब्रिटिश टीम आई, इसके 8 महीने पहले बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी का संरचना हुई। अभी उसी समय पर जो संविधान सभा में कौन जा सकता है, तो संविधान सभा में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी में ही सदस्य जा सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम के, कांग्रेस और दूसरे लोग बहुत स्मार्ट थे। उसको एक ही मकसद था कि कैसे भी हो जाए डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में आना नहीं चाहिए। तो हुआ क्या, बाबा साहब मुंबई में खड़े होकर, क्योंकि लेजिस्लेटिव कमेटी में आना जरूरी था, बाबा साहब का एक ही मकसद था कि कैसे भी करके लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना है और अछूतों के अधिकार की लड़ाई हमको रखनी है और लड़ना है, तभी संभव था, संभव नहीं था अदरवाइज। तो बाबा साहब मुंबई में इलेक्शन लड़े। अभी इलेक्शन लड़े तो कांग्रेस ने, नाम सबको पता है कौन है कांग्रेस के लीडर कौन थे, नेहरू, गांधी, जवाहर, ये सब जो सरदार, ये लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मुंबई में और हमारे समाज के लोगों को एक उकसा दिया और बाबा साहब को मुंबई से हरा दिया। मुंबई बाबा साहब हार गए, लेजिस्लेटिव असेंबली में जा नहीं सके। अभी होता क्या है, अभी जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, कंपलसरी हो गया था, टाइम निकल रहा था। तो कोलकाता के बाबा साहब ने उस टाइम पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना दिया था, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो जोगिंदर नाथ मंडल जो थे वो कोलकाता में थे और बाद में बाबा साहब के कांटेक्ट में थे और वो फेडरेशन के मेंबर भी थे और लीडर भी थे और शेड्यूल कास्ट के थे। तो बाबा साहब को ऑफर किया कोलकाता के सीट, और कोलकाता में जिधर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम की जो मेजोरिटी थी, मुस्लिम लीग के साथ में थोड़ा रिक्वेस्ट करके बाबा साहब को इलेक्ट करने के लिए और रिक्वेस्ट करके बाबा साहब को कोलकाता से इलेक्ट हुए और बाबा साहब बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन लड़के आए। अभी ये 9 दिसंबर से 29 अगस्त की बात है। अभी हुआ क्या, अभी उसी टाइम पर 1947 आया और इंडिया का पार्टीशन की बात चली। जो वेस्ट बंगाल में जो बाबा साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो भी डिवाइड हो गई और पूर्व पाकिस्तान में डिवाइड करके चली गई। और बाबा साहब की जो मेंबरशिप थी वो ऑटोमेटिक नष्ट हो गई। अभी नष्ट हो गई क्योंकि कांग्रेस भी वही चाहती थी उस टाइम पर कि भी कैसे भी करके बाबा साहब को एंटरटेन नहीं किया जाए। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी एक घटना घटती है 17 दिसंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की रचना हुई। जो मिनिस्ट्री, जो ब्रिटिश मिनिस्टर तीन आए थे, वोवेल्स एंड वो लोग, उसके बाद में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और इसमें बहुमत कांग्रेस थे और मुस्लिम लीग भी थे। तो 17 दिसंबर के पहले जब राजेंद्र प्रसाद को इसका चेयरमैन बना देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो उसी टाइम पर दूसरे दिन मेरे ख्याल से 11 दिसंबर 1946 था। तो उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक घोषणा करते हैं कि हम अभी आजाद होने वाले हैं और हम प्रजासत्ताक एक सोशियोलॉजिस्ट कंट्री बनेंगे। तो जो ये जो घटना घटी और रिजोल्यूशन पास किया, तो जैसे ही रिजोल्यूशन पास किया मुस्लिम लीग को वो पसंद नहीं आया, मुस्लिम लीग ने उसको अपोज किया और ये असेंबली का बॉयकॉट किया। अभी असेंबली का बॉयकॉट किया तो मुस्लिम तो थे नहीं, ज्यादातर हिंदू और
कांग्रेसी असेंबली में थे, और बाबा साहब कोलकाता से इलेक्ट सॉरी मुंबई से बाद में कांग्रेस ने सपोर्ट किया और मुंबई से इलेक्ट होकर असेंबली में आए। देन पंडित नेहरू ने जैसे ही अनाउंस करते हैं, संसद में हंगामा हो जाता है, बहुत केओस हो जाते हैं और संसद बंद हो जाती है। तो राजेंद्र प्रसाद सोचते हैं कि भी संसद चलेगी नहीं, आजादी मिलने का डिले हो जाएगा और ब्रिटिशर ये आजादी डिले करेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपने चैम्बर में बुलाते हैं, सेपरेटली बुलाते हैं। यह घटना बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने जैसी है। बाबा साहब ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बाबा साहब को अपने चैम्बर में बुलाते हैं सेपरेटली और बताते हैं, बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, आप इसके बारे में कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। बाबा साहब ने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। दूसरे दिन जैसे असेंबली मिलती है, बाबा साहब ये जो वक्तव्य देते हैं वो वक्तव्य हिस्टोरिकल वक्तव्य है। और उसी दिन से नेहरू, सरदार और गांधी जी का जो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये वक्तव्य के बाद में हुआ। बाबा साहब ने क्या बताया वक्तव्य में कि भाई आपने जो रिजोल्यूशन किया है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का, मगर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कब बन सकता है? क्योंकि डेमोक्रेसी तो पीपल से बनती है। अभी पीपल का आधा हिस्सा तो बाहर है, तो इसी को अंदर लाना बहुत जरूरी है। मुस्लिम लीग की बात की तो मैं एम.आर. जयकर बहुत बड़े लॉयर थे उस समय के, पुणे का यूनिवर्सिटी का वो वाइस चांसलर थे और लाइफ तक वो वाइस चांसलर रहे थे। तो मैं एम.आर. जयकर को मैं सपोर्ट करता हूं और ये जरूरी है क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात उसने की, बाबा साहब ने, कि नेहरू जी ने जो बताया है, वो जो बात छेड़ी है, वो लोकशाही कैसे बन सकती है, प्रजासत्ताक कैसे बन सकता है, जब तक एक दूसरे के जुड़े नहीं, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी नहीं आएगी, तब तक ये बात मतलब नहीं बनती है। हाँ, मगर मैं नेहरू जो तरीके से आगे बढ़ रहे हैं देश को एकजुट होने के लिए, आजादी स्वतंत्र होने के बाद जो एकजुट बन के देश को आगे बढ़ाएंगे, वो चीज को मैं सपोर्ट करता हूँ। देन बाबा साहब ने एक जो इंग्लिश में लास्ट बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊं। बाबा साहब बताते हैं, आई नो टुडे वी आर डिवाइडेड पॉलिटिक्स। बाबा साहब बताते हैं कि मेरे को पता है कि हम सब लोग पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिवाइडेड है, अलग अलग झूठ में बटे हुए हैं। सब पॉलिटिकल पार्टी को बताया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, दूसरे लोगों को भी। और हम एक दूसरे के साथ में युद्ध जुड़े बैठे हैं, युद्ध के जो कैंप होते हैं, वॉर कैंप, ऐसे बैठे हुए हैं। इसमें मैं भी एक हूं, मैं भी एकजुट के साथ में प्रतिनिधि हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कन्फेस करता हूं। मगर मैं इसके आगे मैं बताता हूं कि ये जरूरी है कि मैं कन्फेस करता हूं कि आने वाले दिन में हमको एकजुट होके आगे चलना होगा, रोड मैप बनाना होगा, डेमोक्रेसी को चलाना होगा, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी में काम करना पड़ेगा। और मैं यकीन दिलाता हूं, संसद, ये जो स्टेटमेंट पर पूरी संसद, पूरी पार्लियामेंट 2 दफा खड़े होके बाबा साहब को अभिनंदन किया था। ये सेंटेंस क्या था? आई एम क्वाइट कन्विंस्ड दैट, मेरे को पूरा यकीन है कि इतने डाइवर्सिटी के बावजूद भी, इतने अलग अलग ग्रुप में है, फिर भी मेरे को भरोसा है कि एक कंट्री को एकजुट होने में दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी, रोक नहीं सकेगी। ये जो स्टेटमेंट जो बाबा साहब ने संसद में बताया, ये गांधी, नेहरू और सरदार और कांग्रेस का पूरा माइंड चेंज कर दिया। क्योंकि उन लोगों को पता चला कि आजादी का, भारत का एक ही ट्रू लीडर है, एक ही ट्रू देशभक्त है। ऐसी बात आज तक संसद में, पार्लियामेंट में किसी ने बताई नहीं है या की नहीं है। बाबा साहब आगे क्या बोलते हैं? विथ ऑल अवर कास्ट एंड क्रीड, हमारे बहुत जातियां हैं, बहुत वर्ग है। आई हैव नॉट एनी स्लाइटेस्ट हेजिटेशन, मैं ये बोलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं करता हूं कि इस बावजूद भी हम एकजुट बनेंगे, एक राष्ट्र बनाएंगे, एक देश बनाएंगे और लोकशाही, लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे। पूरी संसद खड़ी
होके चीयर्स चीयर्स बोलते हैं, हिस्टोरिकल रिटर्न में एविडेंस लिखा हुआ है। तो ये जो चीज है बाबा साहब ने ये बताई। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जब तक बाबा साहब, सॉरी मैंने जो बताया कि तब तक बाद में कोलकाता से इलेक्ट हुए थे, कोलकाता की सीट बाद में चली गई, बाबा साहब का मेंबरशिप खत्म हो गया। तो कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब को बुलाते हैं और ऑफर करते हैं कि बाबा साहब आप मुंबई से इलेक्शन लड़िए और हम सपोर्ट करते हैं और आप एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आइए। अभी देखो, जो कांग्रेस और जो बाबा साहब एक दूसरे के अगेंस्ट में थे, बाबा साहब को आइडियोलॉजी लड़त थी, कानून की लड़त थी, अपने फंडामेंटल राइट की लड़त थी, एक मानवता की लड़त लड़ रहे थे, अछूतों की लड़त लड़ रहे थे। तो कांग्रेस ने 180 डिग्री टर्न ले लिया और बाबा साहब को सपोर्ट किया कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वही हमारा संविधान बना सकता है और उसी के माध्यम से भारत का संविधान बनेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ आपको, अभी कभी कभी बोलते हम पुनः पैक बोलते तो गांधी जी को काफी कोसते हैं, कोसना भी चाहिए क्योंकि बहुत अहित हुआ है हमारा। मगर जब ये घटना घटती है और कॉन्स्टिट्यूशन बनने को तैयार होता है, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन 14 फरवरी को सबमिट करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को। अभी इसके पहले जो नेहरू और गांधी जी बोलते हैं, तो बाबा साहब को जब कॉन्स्टिट्यूट नया कंट्री बनेगा, नया जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बनेगी, इसमें बाबा गांधी जी खुद बोलते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्लानिंग कमीशन देना चाहिए, देश का नव स्ट्रक्चर का नव सर्जन बोला, वो शब्द जो बोला है नव सर्जन का शब्द बोला है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग कमीशन या रिस्ट्रक्चरिंग। मगर 2-3 मेंबर ने बोला कि नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हमको लॉ में काम में लेना है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उसकी बहुत जरूरी है। तो ये जो सारी जो घटना घटती है, तो बाबा साहब ने संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949 में जब असेंबली में रखा तो बाबा साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोले, मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि मेरे को एक तनिक भी विश्वास नहीं था, एक तनिक भी विश्वास नहीं था कि मेरे को ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाएगा। मेरे लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज थे। बाबा साहब तो यही चाहते थे कि कैसे भी करके मेरे को संविधान सभा में जाना है और क्या करना वो भी पता था और करके भी बता दिया। बड़ौदा का संकल्प पूरा करने का जो वादा किया वो वादा पूरा करने का अभी समय आ चुका था। अभी संविधान असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 47 में बनी, दूसरे दिन बाबा साहब को चेयरमैन घोषित कर दिया। अभी देखो, बाबा साहब को उस समय तंदुरुस्ती बहुत खराब थी, बहुत मल्टीपल डिसीज से सफर हो रहे थे, डायबिटीज था, बीपी था, हाइपरटेंशन था, बहुत सारी बीमार थी। वो बीमारी के बावजूद भी रात दिन मेहनत करके बाबा साहब ने विदिन 6 मंथ, हम मानते हैं ना कि हमारा संविधान 2 साल 11 महीना 17 दिन लगे, हकीकत में संविधान 6 महीने के अंदर में बाबा साहब ने बना के राजेंद्र प्रसाद को दे दिया था। और अब पीछे के स्लाइड में हम कंपेयर करेंगे दूसरे देशों में कितने दिन में बना। अभी 14 फरवरी महात्मा गांधी की हत्या हुई, 30 जनवरी 1948, 14 दिनों के अंदर बाबा साहब ने संविधान बना के महात्मा गांधी को बोला, ऐसे श्रद्धांजलि बोला, ऐसे रूबरू तो नहीं बोला कि महात्मा जी, आप जिसको महात्मा बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि गांधी आपने 1932 में मेरे से जो कृत्य करवाया था पुनः पैक्ट का, मेरे समाज को जो धोखा देने के लिए, इसका बदला जो है, बदला नहीं बोला होगा मगर दिल में वही भावना उठी होगी कि मैंने ये जो संविधान बनाया है ये पूरा हिंदुस्तान को फॉलो करना पड़ेगा, आपके अनुयायियों को फॉलो करना, इसमें कोई रास्ता नहीं है। ये बाबा साहब का वो जो 1948 में 14 फरवरी थी। अभी संविधान जो बन गया, अभी देखो इसका एनालिसिस, जो संविधान कैसे है इस पर चर्चा हुई। संविधान 8 महीने के लिए लोगों के लिए खुला रखा गया, ये समझने जैसी चीज है। ये इसका जो एनालिसिस करें, 8 महीनों तक पब्लिक के लिए खुला रह गया कि इसको पढ़ो, देखो इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ क्षतियां हैं,
क्योंकि लोग तो वही चाहते थे कि डॉक्टर आम्बेडकर ने बनाया तो वो ज्यादातर दलितों और पिछड़े लोगों का कल्याण कर दिया होगा। तो 8 महीने तक वो संविधान पब्लिक के लिए खुला रखा गया। संविधान जब लोगों के चर्चा में गई तो इसमें से करीब 7,635, ध्यान से सुनिए, 7,635 बदलाव और सुझाव, अमेंडमेंट इसमें सुझाव किया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, ये छोटा बड़ा नहीं, फिगर नहीं है, मगर एक एक सुझाव को बाबा साहब ने संविधान सभा में उसका इतना इंटेलिजेंटली, इतना प्रॉम्प्टली आंसर दिया है। ये जो संविधान सभा में बाबा साहब का जो वक्तव्य है, वो वक्तव्य को पर्ल ऑफ विजडम नाम से बोला जाता है। पर्ल ऑफ विजडम मतलब कि जो सबसे ज्ञान की और प्रज्ञा के जो महासागर है उसका मोती समान है। आज की तारीख में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वक्तव्य संविधान सभा का बाबा साहब का वक्तव्य को माना जाता है। अभी 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल में हमारा संविधान बना। आप कल्पना करो, हम पीछे के स्लाइड में कंपेयर करेंगे दुनिया के दूसरे देश में कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल है, तो आपको ये हमारा संविधान की महानता पता चल जाएगी। अभी 7,635 जो सुझाव आए, इसमें से 2,473, 2,473, नियरली 32% इस वैलिड थे कि इसमें कुछ चर्चा कर सकते हैं। तो उसी को ही आगे बढ़ाया और चर्चा संभव बनी। अभी संविधान तो बन गया, उसका जो प्रियम्बल है, जो उसको हम प्रस्तावना बोलते हैं या आमुख बोलते हैं, इसका जो वर्ड है, ये बड़ौदा की संकल्प भूमि का जो बदला बोलो या उसका जो संकल्प लिया था वो परिपूर्ण किया है, ये मेरा विश्वास है। क्या परिपूर्ण किया? पूरे समाज को, पूरे देश को जस्टिस दिला दिया। कैसे सर? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी दिला दे। किसमें से लिबर्टी दिला दी? थॉट में से लिबर्टी दिला दे, विचारों से, एक्सप्रेशन से, बिलीफ से, फेथ से, वर्शिप से हमको लिबर्टी दिला दी। इक्वालिटी किसमें दिला दी? इक्वल अपॉर्चुनिटी दिला दी। सब एक समान है, कानून के प्रति सब दुनिया में एक समान है, हिंदुस्तान में एक समान है। तो एंड फ्रेटर्निटी, बंधुता। अभी जब संविधान का पर जो चर्चा हो रही थी, 165 डेज संविधान सभा में चर्चा हुई थी, छोटी घटना नहीं है। 165 दिन संविधान सभा में चर्चा हुई संविधान की। इसमें एक पॉइंट ये निकला था, जैसे प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी जो पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, हम भारत के लोग, बाबा साहब ने बहुत सोच के, बहुत इंटेलिजेंट थे, हम भारत के लोग लिखा है। तो संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर ने इसका अपोज किया कि नहीं, हम भारत के लोग नहीं, हम भारत राष्ट्र के लोग लिखो। तो बाबा साहब ने जो उसका आंसर दिया है, किसी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। बाबा साहब ने क्या बोला? आप राष्ट्र को क्या समझते हैं? आपकी राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है? राष्ट्र को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि राष्ट्र क्या है। आप अमेरिका का इतिहास पढ़ो, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूट पढ़ो, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूट पढ़ो, स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूट पढ़ो, अफ्रीकन पढ़ो, तभी जाके बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन। और राष्ट्र उसी को बोला जाता है कि जिधर हर लोग इक्वल है, हर लोगों को लिबर्टी है, हर लोगों को जस्टिस है और हर लोगों बंधुता से जीते हैं, उसी को राष्ट्र बोला जाता है। वो जब तक नहीं है तब तक वो राष्ट्र माना नहीं जाएगा। आप मेरे को बताइए कि भी आप इक्वल है, बंधुता है, आपके हजारों तो धर्म है, आप हजारों अछूतों का भेदभाव रखते हैं, आपकी कौन सी जस्टिस और इक्वालिटी है? तो ये राष्ट्र का अभी हम नहीं रख सकते। मगर जिस दिन, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन भारत में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आ जाए, उसी दिन ये हमारे पीएलएमबल में आप लिख देना भारत राष्ट्र इंडिया के लोग। तो बाबा साहब ने बोला, लोगों के पास कोई आंसर नहीं था मेंबर के पास में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये जो बड़ौदा के संकल्प जो थी, वो उसका प्रियम्बल में भली भांति उसका उल्लेख मिलता है। अभी बड़ौदा का जो संकल्प लिया, वो संविधान में किधर मिलता है हमको? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 395 आर्टिकल थे कुल मिला के संविधान में। अभी इसमें से 16 आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी से रिलेटेड है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड। हम पूरा का पूरा मैं नहीं पढ़ेगा,
मगर सब में हमको इक्वालिटी ऑफ लॉ दिया है, इक्वालिटी ऑफ राइट दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है, और प्रोहिबिशन ऑफ दिस अनटचेबिलिटी का जो है वो सब सारे चीज हमको ये आर्टिकल में हमको दिया है। हमको पॉलिटिक्स में समान अधिकार दिए हैं, हालांकि आज सिचुएशन अलग है, गांधी जी मान जाते तो आज हमको हमारे प्रतिनिधि के पास में जाके लिखने में हॉस्टल है, तो इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये सब्जेक्ट पूरा अलग है। तो बाबा साहब ने ये पूरा का पूरा हमको संविधान में रचित करके बड़ौदा का संकल्प ये आर्टिकल के माध्यम से हमको पूरा का पूरा राइट दिया और कानून बना के हमको दिया। इसमें जो फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी का, जस्टिस का, ये फंडामेंटल राइट भी, इसमें आप जब हिस्ट्री देखते हैं, संविधान जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट बोला है, एब्सोल्यूट राइट नहीं बोला है। इसमें भी संविधान सभा में काफी बहस हुई, काफी गर्मा गर्मी हुई, लोग बोले कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एब्सोल्यूट राइट। बाबा साहब बहुत स्मार्ट थे, बहुत विचक्षण थे, बहुत बुद्धिशाली थे। बाबा साहब ने बोला कि आप दुनिया का संविधान का स्टडी करो, बाद में मेरे सामने बोलो। आप जो चीज का पता नहीं है, एब्सोल्यूट राइट क्या होता है और फंडामेंटल राइट क्या होता है, और मेरे से आप डिस्कशन करने आते हैं। तो बाबा साहब ने बताया, बाबा साहब ने देखो एब्सोल्यूट राइट बना दिया होता तो आज कोई उस पर कोई भी कुछ भी बोले देश के प्रति या देश के विरुद्ध में, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। मगर बाबा साहब समझते थे कि ये देश में आने वाले दिन में सालों में क्या होने वाला है। तो ये फंडामेंटल राइट के बारे में ये बाबा साहब ने बड़ी बात ही इसको एक्सप्लेन किया। अभी बाबा साहब का प्रवचन है, 2 मिनट की बात कर लेंगे क्योंकि काफी टाइम हुआ है और मेरे ख्याल से 10 बज गए, मेरा सेशन काफी लंबा हो गया है। आई एम सॉरी फॉर दैट। 2 मिनट के बाद हमारा ब्रेक भी लेना होगा, तो इस हिसाब से देख लीजिएगा। बनते जी, ये वीडियो में मैं स्किप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट का हमारे पास टाइम है, उसके बाद ब्रेक लेंगे और फिर हम लोग कंक्लूड करके फिर आज का समाप्त। ठीक, ब्रेक लेना है, ठीक है। बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी थी। संविधान कैसा होगा, देश कैसे चलेगा? तब तक कंटिन्यू करिए सर। मैं पुनः एक बार सब लोगों को एक प्रकार से ब्रेक होता है तो लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की एक मजबूरी है कि हमको ब्रेक लेना होता है और पुनः आप लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग कहते हैं। तो पुनः हम लोग एक बार ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।